Hello students, class 11, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I complete my master degree with organic chemistry. I love to playing chess. Today topic is properties of matters and its measurement and SI unit. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैटर का क्लासिफिकेशन ख़त्म किया था। अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। मैटर्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इन प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट के बारे में कुछ हम बात करने वाले हैं। तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि कोई चीज़ है उसके उसके पास एक कुछ यूनिकनेस है। जैसे कि अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो में यूनिकनेस है। आप में भी कुछ हो सकता है कि वो आप डांस अच्छा कर सकते हो। जैसे उससे भी अच्छा समझना है आपके पास जो मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल का कैमरा समझो कि आपका 20 मेगापिक्सल है, ठीक है। तो वो मोबाइल की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं फीचर्स, ठीक है। मोबाइल के जो फीचर्स होते हैं, अगर मैं उसको अपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मोबाइल का जो 20 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो क्या हो गया, मोबाइल की प्रॉपर्टी हो गई। पर टेक्निकल लैंग्वेज में हम देखने जाए तो वो क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो यूनिकनेस ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ है उसके पास कुछ यूनिकनेस होगी, वो उसकी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मैटर की यूनिकनेस को बोला जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो होते हैं वो मेनली दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कितने पार्ट में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा मैटर जिसको सिर्फ आप देखते ही उसके बारे में कुछ बता सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेन रखी हुई है, ठीक है, ये एक मैटर है। तो मैं यहाँ पे इसका कलर बता रहा हूँ, ये कौन सा कलर का है, तो ये येलो कलर का है, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी कुछ लेंथ का बारे में कुछ बोल सकता हूँ, उसका कुछ रेडियस के बारे में बोल सकता हूँ, उसकी कुछ विड्थ के बारे में बोल सकता हूँ, उसके बाद में और कुछ बोल सकता हूँ। तो हाँ, इसका वेट कितना होगा वो बोल सकता हूँ, उसकी डेंसिटी क्या होगी ये भी मैं बोल सकता हूँ। मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के करने किसी भी केमिकल रिएक्शन मैंने अभी तक की नहीं है, फिर भी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो देख सकता हूँ इस पेन की, ठीक है। पेन भी एक मैटर ही है, ठीक है। किसी भी मैटर को देखने से ही हमें कुछ बातें पता चल जाती है उस मैटर के बारे में, तो उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है, प्रॉपर्टी विच ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि सब्सटेंस जो हमारा है उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंज किए बिना, कंपोजिशन को चेंज करने कंपोजिशन में चेंजेस नहीं करने का मतलब है उसकी किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन किए बिना, किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन किए बिना ही हम अगर उसके प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को इन शॉर्ट में बता दूं तो कोई भी मैटर को देखते ही उसके बारे में जो कुछ भी आप बता सकते हो वो सारी की सारी उसकी क्या हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वापस से बताता हूँ, इसका कलर, इसकी लेंथ, इसका रेडियस, इसकी डेंसिटी, इसका मास, ये सब क्या हो जाएगा, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया, मैंने इस पेन के बारे में जैसे बताया, कलर तो उसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई चीज़ आप खाते हो तो उसका कुछ टेस्ट होगा, तो टेस्ट है वो भी क्या है, वो तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑर्डर मतलब किसी भी चीज़ को आप स्मेल करके ही बता सकते हो, उसमें अभी आपने उसका कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंजेस किया नहीं है, फिर भी आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो कि ये कड़वा है या खट्टा है या किस प्रकार का उसका ऑर्डर है, ठीक है। बाद में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब उसकी क्या हो जाती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विच रिक्वायर्ड टू केमिकल चेंज टू ऑब्जर्व इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कि प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए रिक्वायर्ड किसकी होती है? केमिकल चेंज की। मतलब केमिकल रिएक्शन करने के बाद जो उसमें चेंज आएगा और जो आप ऑब्जर्व करोगे उसको, उस मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी बताई जा सकती है। इसको अगर इसको आपको समझना है तो जैसे कि मान लो कि एक मैंने आपको सब्सटेंस दिया है, कि सब्सटेंस जैसा कुछ दिया है, वो क्या है? वो एसिड है। ठीक है, तो आप तो ऐसा बोलोगे कि सर मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ, अगर मुझे खट्टा लगा, ठीक है, तो वो एसिड है। हाँ तो भाई ले, मैं तेरे को HCl देता हूँ, HCl टेस्ट कर। अगर तू HCl टेस्ट करेगा तो तेरा मुंह जल जाएगा। उसी प्रकार से कुछ बेस भी ऐसे आते हैं, ज़्यादा बेसिसिटी उसकी होती है तो वो बेस से भी आपका मुंह जल सकता है। इसीलिए कोई भी सब्सटेंस की एसिडिटी और बेसिडिटी को हम चेक करना चाहते हैं तो मैंने एक सब्सटेंस ले दिया, मुझे देखना है कि वो एसिड है या बेस है। मान लो कि मैंने अज्यूम कर लिया है कि वो एसिड है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे कंफर्म करना है कि वो एसिड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा? उसकी एक बेस के साथ रिएक्शन कराऊँगा। और लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो अगर उस सब्सटेंस के साथ बेस के रिएक्शन करने के बाद मुझे वाटर और सॉल्ट मिलता है तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर लूँगा कि ये क्या है? तो एसिड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो एसिड का मेन कंपोजिशन था, ठीक है, वो चेंज हो गया बेस के साथ केमिकल रिएक्शन करने की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसका जो केमिकल कंपोजिशन था वो चेंज हो गया। चेंज होने के बाद जो हमने ऑब्जर्व किया उसको हमने क्या बताया? उसकी प्रॉपर्टी। तो ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे? प्रॉपर्टी विच रिक्वायर्ड टू केमिकल चेंज टू ऑब्जर्व इज कॉल्ड अ केमिकल प्रॉपर्टी। जिसके एग्जांपल है तो एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, ये सब उसके क्या है? तो कुछ एग्जांपल है। ठीक है, अभी देखो ये सारे जितनी भी मैटर की हमने प्रॉपर्टी की बात की है वो क्या है? क्वांटिटेटिव नेचर में होती है। मतलब एक नंबर बताती है कि इतना वॉल्यूम है, इतना मास है, इतनी लेंथ है, इतनी एसिडिटी है, इतनी बेसिसिटी है। तो इसको हमने क्या बोला? ये सभी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अभी ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है क्या, पहले तो वो समझो। देखो, मैंने बोला कि मेरे पास ये पेन है, उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी लेंथ हमें मेज़र करनी है। तो मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ जो है वो 10। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, क्या ये? ठीक है ना, तो उसके लिए जो मेज़रमेंट होता है उसको हम यूनिट में कंपेयर करते हैं। मतलब कि जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। ठीक है, जितनी भी हमारे यूनिट्स प्रॉपर्टीज़ है उसका एक नंबर होता है, और नंबर के साथ हम यहाँ पे उसके बाजू में क्या लिखते हैं? तो यूनिट लिखते हैं। तब हमें पता चलता है कि हाँ, कि ये लेंथ, ये पेन है तो उसकी लेंथ कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। अभी इसी को मुझे मीटर में बताना हो तो 0.1 मीटर है। ठीक है ना, ओके। तो ये यूनिट क्या होते हैं वो भी हमें देखना है। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जो हमारी जो मैटर की प्रॉपर्टी होती है उसको मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया जाता है। उस स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या किया जाता है? उसको चूज़ किया जाता है कि चलो मेरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने ले ली लेंथ है, ठीक है, मुझे किसी की एक मैटर है उसकी लेंथ को पता लगाना है, मैंने उस स्टैंडर्ड रेफरेंस किया, कौन सा पसंद किया? मैंने मीटर किया। तो हमारा जो मैटर है उसका यूनिट क्या आ जाएगा? तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही सेंटीमीटर भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट इज अ डिफाइंड हैज अ स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, मेरे पास एक लेंथ दी गई है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए हमें नंबर प्लस यूनिट दोनों चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, पेन की लेंथ के बारे में मैंने बात की, मैंने आपको बोल दिया है पहले कि उसकी लेंथ 10 है। कितनी है? 10 है। इससे हमें पता नहीं चलता कि 10 क्या, 10 सेंटीमीटर, मीटर क्या। ठीक है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में दिखाता हूँ तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी उसी लेंथ को मुझे मीटर में दिखाना है तो 0.1 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं वैसे ही मैंने बोला कि कोई एक मैटर है उसका मास 10⁻³ है।
ठीक है। अगर मैं ग्राम में दिखाता हूँ तो 10⁻³ ग्राम, और किलोग्राम में दिखाता हूँ तो 1 किलोग्राम। मतलब नंबर प्लस यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी न्यूमेरिकल गिनोगे आपको नंबर के साथ साथ यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है। तो इन सब प्रॉपर्टी के मेज़रमेंट को दो अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग सिस्टम से मेज़र किया जाता है। ठीक है। इन सब प्रॉपर्टी के ये सभी मैटर जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको मेज़र करने के लिए दो सिस्टम है। एक है इंग्लिश सिस्टम, एक है मैट्रिक्स सिस्टम। देखो, इसके बारे में मैंने जो यहाँ पे बताया हुआ है वो आपको इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो मैट्रिक्स सिस्टम है वो 18th सेंचुरी में डेवलप हुआ था फ्रांस में। ठीक है। फ्रांस में 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, तो ये डेवलप हुआ था। इंग्लिश सिस्टम से ज़्यादा जो फॉलो हुआ था वो कौन सा था, तो मैट्रिक्स सिस्टम। मतलब इसको ज़्यादा यूज़ किया गया था 18th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर डेसिमल को भी इंक्लूड किया गया था। मतलब कि मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे 2.5 किलोग्राम कुछ चाहिए। ठीक है। तो ये 2.5 किलोग्राम हम मैट्रिक सिस्टम में ही पॉसिबल है, इंग्लिश सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से डेसिमल उन्होंने इंक्लूड किया ही नहीं है। तो अगर आप 2.5 किलोग्राम बोलोगे तो इंग्लिश सिस्टम इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से आप बोल नहीं सकते कि 2.5 किलोग्राम। इंग्लिश सिस्टम के हिसाब से तो 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम ऐसे ही आप बोल सकते हो सिर्फ। ठीक है ना। मतलब इसमें डेसिमल इंक्लूड किया गया था, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ में आया था। ठीक है। पर अभी के दिनों में क्या, इन दोनों को छोड़ के अभी के दिनों में एसआई यूनिट को सबसे ज़्यादा क्या दी गई है, तो प्रायोरिटी दी गई है। एसआई सिस्टम अभी वर्ल्ड वाइड बहुत ही यूज़ होता है। एसआई सिस्टम है क्या, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके। अभी एक क्वेश्चन हम दिमाग में आता है कि अगर हमारे पास इंग्लिश सिस्टम थी, मैट्रिक सिस्टम थी, तो लास्ट में ये वापस ऐसा यूनिट क्यों आया? तो देखो, पहले क्या होता था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो कोई बोलता था कि लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, कोई बोलता था कि लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, कोई बोलता था मैं लेंथ को फीट में मापूंगा, कोई बोलता था मास को मैं किलोग्राम में, कोई अलग कंट्री बोलती थी मैं मास को ग्राम में, कोई दूसरी कंट्री बोलती थी मैं मास को टन में क्या करूँगा, मेज़र करूँगा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता था कि दो देशों के बीच में जब भी कुछ बिजनेस होता था तो थोड़ा बहुत क्या हो जाता था, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। ठीक है ना। तो इन सब कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए लास्ट में वर्ल्ड वाइड एक कमिटी तैयार की गई जिसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम का काम क्या था? इस सिस्टम ने हमें क्या दिया? पहले तो ये समझो कि ये सिस्टम कब डेवलप हुआ, एस्टाब्लिश हुआ। इस सिस्टम को 1875 में पेरिस में डेवलप किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट के अंदर। ठीक है। ये ऐसा यूनिट कब एस्टाब्लिश हुआ था? तो एस्टाब्लिश इन 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इन पेरिस 1875। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बॉडी तैयार की गई थी, ठीक है, बॉडी मतलब जो लोग पसंद किए गए थे कि वो लोग हमें बताने वाले हैं कि ये भाई लेंथ को हम इसी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, मास को इसी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, डेंसिटी को इसी मेज़र में यूज़ कर सकते हैं। इन सब के बारे में ये लोग हमें बताने वाले थे। ठीक है ना। ओके। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हमें 7 बेस यूनिट दे दिए। क्या दे दिए? 7 बेस यूनिट। मतलब 7 बेस यूनिट को इन्होंने बोला है कि फंडामेंटल यूनिट है। मतलब कि यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारे पास 7 बेस यूनिट है। कौन कौन सी है? तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी। इन सात बेस यूनिट इन सातों बेस यूनिट को वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इसी सिंबल में, इसी एसआई यूनिट में इसी एसआई यूनिट से हम क्या करने वाले हैं, मेज़र करने वाले हैं। ठीक है ना। मतलब कि अभी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं लेंथ को मीटर में नहीं, मैं लेंथ को सेंटीमीटर में नापूंगा। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो बॉडी है उसने बता दिया
कि ये हमारे पास 7 बेस यूनिट्स है, जिसका सिंबल ये 7 बेस यूनिट्स है, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो ये है। ठीक है, अभी ये चीज़ वर्ल्ड वाइड सभी को क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ठीक है ना। ओके, तो अभी क्या हो गया ये तो 7 बेस यूनिट हमको दे दिया गया। तो कौन कौन सी है पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैंने आपको बताया वो जितनी भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सबको हम फिजिकल क्वांटिटी भी बता सकते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं। तो ये 7 बेस यूनिट्स है, ये उनको सिंबल हो गए, ये उनके एसआई यूनिट के नेम होने वाला है। और यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर जो हमें मिलेगा वो है सिस्टम और सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। तो लेंथ का जो सिंबल होता है वो क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है, नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है लेंथ का, तो मीटर। और उसको सिंबल कौन सा दिया, उस एसआई यूनिट को सिंबल कैसे किया गया है, तो स्मॉल एम से। उसी प्रकार होता है मास, क्या होता है, उसी प्रकार से होता है मास। तो मास का सिंबल है कैपिटल स्मॉल एम, उसका एसआई यूनिट का नेम है किलोग्राम, और उसका सिंबल होता है केजी, स्मॉल केजी। ठीक है, टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी, नेम ऑफ एसआई यूनिट है सेकंड, और सिंबलाइज किया गया है बाय स्मॉल एस से। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, नेम ऑफ एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और सिंबल होगा कैपिटल ए। उसी प्रकार से टेम्परेचर का सिंबल होता है टी, एसआई यूनिट का नेम होता है केल्विन, और सिंबलाइज किया गया है बाय के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको सिंबलाइज किया गया है स्मॉल एन से। ठीक है, उसका एसआई यूनिट होता है मोल, और उसको सिंबलाइज किया गया है MOL से। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को IV से सिंबलाइज किया जाता है, उसका एसआई यूनिट होता है कैंडेला, और उसका सिंबल होता है कैपिटल C एंड स्मॉल d। ठीक है ना। तो ये 7 बेसिक यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट्स जो है हमको है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने क्या है हमें दिया हुआ है। ठीक है, सभी वर्ल्ड वाइड इसी यूनिट्स ऐसा यूनिट्स को हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। इसी किसी भी चीज़ की लेंथ को हमें मेज़र करना होगा तो हम उसको मीटर में ही करेंगे। किसी भी मैटर का मास हमें डिसाइड करना मेज़र करना होगा तो हम किलोग्राम में ही करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमें क्या दे दिया गया 7 बेस यूनिट। इसके सिवाय और बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, वो सभी यूनिट्स को और किसी भी मैटर के पास बेसिक यूनिट्स जो होती है ये 7 होती है। उसके सिवाय और बहुत सारी यूनिट्स होती है, जैसे कि मैंने इसके अंदर वॉल्यूम आपको बताया नहीं है, वॉल्यूम इसमें आपको दिखेगा नहीं, फिर भी वॉल्यूम का हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इसका लीटर, वो सब उसके क्या होते हैं यूनिट्स होते हैं। तो ये कहाँ से आए, ठीक है। ये वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो कैसा होता है, डिराइव्ड यूनिट होता है। मतलब कि ये जो 7 बेस यूनिट्स है हमारे पास, जो 7 बेस यूनिट्स है, इन 7 बेस यूनिट्स की हेल्प से वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें वॉल्यूम का, मैं सिर्फ एक ही अभी डिराइव करके बताऊंगा, बाकी के सारे हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिराइव करने वाले हैं। जैसे कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की फॉर्मूला हम सबको पता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ को हम मीटर में क्या करते हैं, लेंथ का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, तो मीटर, जिसको हम कैपिटल स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार विड्थ और हाइट भी हम किस में मेजर करते हैं तो मीटर में करते हैं, तो m इंटू एम। सो वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट आ गया मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट क्या आ गया, तो मीटर क्यूब। इसी प्रकार से सभी के सभी मैटर के जो दूसरे, जैसे कि डेंसिटी है, डेंसिटी क्या भी हम इसी तरीके से कुछ क्या कर सकते हैं, यूनिट को डिराइव कर सकते हैं, जो इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करने वाला है। ठीक है। तो हमें क्या पता चला कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम होने की वजह से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आई, मतलब ऐसा यूनिट आया। ऐसा यूनिट कब एस्टैब्लिश हुई, 1875 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, तो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन वेट एंड मेजरमेंट थी, जो पेरिस में फाइनल हुआ। ठीक है, ये जो
एसआई यूनिट की जो बॉडी थी उन्होंने क्या हमें बताया थी, क्या हमें बताया, तो उन्होंने हमें 7 बेस यूनिट दिए हैं। ठीक है, उस 7 बेस यूनिट को उन्होंने बता दिया कि फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, कौन कौन से, तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी, उन सब के सिंबल हमें, इन सब के हमारे ऐसा यूनिट दे दिए गए। इन ये 7 बेस यूनिट की हेल्प की मदद, इन 7 बेस यूनिट की मदद से हम और भी जितने भी मेटल्स हैं उनकी और बहुत सारे यूनिट्स आते हैं जो हम इन 7 बेस यूनिट से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। मतलब कि हमें अगर फाइंड करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट बताया, तो वॉल्यूम जो होता है वो उसका इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। उस इक्वेशन में जो भी उस इक्वेशन में जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो सब इसी में से कुछ होने वाली है। उसका हम क्या करने वाले हैं, ऐसा यूनिट रखेंगे और लास्ट में हमें वॉल्यूम का क्या मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम का मैंने क्या फाइंड किया है, यूनिट, तो मीटर क्यूब। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो डीआईड यूनिट है वो तो हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब कुछ मेटल्स जो होते हैं कि वो बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो उनके यूनिट लिखने के लिए हमें कुछ प्रीफिक्स दिए गए हैं। क्या दिए गए, हमें कुछ प्रीफिक्स दिए गए। मैंने क्या बताया कि सम फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर टू स्मॉल और लार्ज, देयरफॉर प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द बेस यूनिट। मतलब कि कुछ मेटल्स जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो साइज़ जो होती है, या वो कोई मेटल बहुत छोटे, कोई मेटल बहुत ही लार्ज होते हैं। ठीक है ना, तो उनका यूनिट लिखने के लिए जो हमारे बेस यूनिट होते हैं उसी का यूज़ करते हैं। पर क्या करते हैं कि इस बेस यूनिट के पहले हम कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं। कुछ प्रीफिक्स हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, जो मैंने इस टेबल के अंदर आपको दिखाया है। ठीक है, चलो, तो इस प्रीफिक्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने बेस यूनिट से पहले पिको लगाया, तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, उसको क्या कौन से नंबर सिंबलाइज कैसे किया जाता है, तो कैपिटल पी से। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, 10⁻⁹ लेके आ गए। 10⁻⁹ का मतलब होता है नैनो, मतलब स्मॉल n। उसी प्रकार माइक्रो 10⁻⁶, म्यू 10⁻³ मिली, उसका सिंबल है स्मॉल m। देखो यहाँ पे जो मैंने इस टेबल के अंदर जो मैंने लिखा है, इस टेबल के अंदर जो मैंने लिखा है वो आप देख सकते हो कि कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 10⁻12 कितना होता है, तो पिको, 10⁻9 कितना होता है, तो नैनो, 10⁻6 कितना होता है, तो माइक्रो, 10⁻3 कितना होता है, तो मिली। ठीक है, उसी प्रकार 10⁻2 कितना होता है, तो सेंटी, जिसे कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻1 कितना होता है, तो डेसी, जैसे हम कैपिटल स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻1 कितना होता है, तो डेका, डी ए से हम उसको सिंबलाइज करते हैं। 10⁻2 का मतलब होता है हेक्टो। क्या होता है, हेक्टो, ये यहाँ पे सी लिखा हुआ है, उसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एच से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि -2, -1, 1, 2, ये याद करने में आपको थोड़ा ईजी रहेगा, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। वापस यहाँ पे 3, 6, 9, 12 आ गया। 10⁻3 मतलब +3 होगा तो किलो, कैपिटल के। 10⁻6 होगा तो मेगा, कैपिटल M। 10⁻9 होगा तो गीगा, कैपिटल G। 10⁻12 होगा तो टेरा, उसका सिंबल है कैपिटल T। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये इसका मतलब क्या है, एक और बार मैं बता देता हूँ। पहले तो मैंने यहाँ पे तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि बेस यूनिट के आगे प्रीफिक्स लगा दे। यूनिट किस बहुत छोटी चीज़ का यूनिट लिखने के लिए लिखना है आपको, तो जो बेस यूनिट होता है उसके आगे आपको प्रीफिक्स लगा देना है। तो इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने एक यूनिट सेल लिया होता है, क्रिस्टल या आप 12th स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ने वाले हो। एक क्रिस्टल होता है, ठीक है, उस क्रिस्टल के अंदर एक यूनिट सेल होता है और उसमें जो यूनिट सेल होता है उसकी जो एज लेंथ होती है वो पिकोमीटर में नापी जाती है। किसमें, पिकोमीटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
पिकोमीटर। क्या मैं इस पीएम का मतलब क्या होता है? पिकोमीटर। क्या है? पिकोमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बात की? 1 पीएम 1 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻12। तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻⁻12 मीटर मतलब कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻12 मीटर। उसी प्रकार से मैंने बोल दिया कि 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, 1 नैनोमीटर। और यहाँ पे एन एम का मतलब होता है नैनोमीटर। ठीक है ना, नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, नैनोमीटर ये मैंने बोल दिया 1 नैनोमीटर। ठीक है ना, तो नैनो की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁹ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। ठीक है ना, तो ये क्या है? हमारा बेस यूनिट मीटर। उसके आगे मैंने प्रीफिक्स लगा दिया, उसका सिंबल कैपिटल एन है। कैपिटल एन मतलब नैनो। ठीक है ना, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें नैनो की वैल्यू रखनी है 10⁻⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है वो आपको याद कर लेना है। कैसे याद करना है एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसमें 3 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो 1 1 का सिर्फ डिफरेंस आपको दिख रहा है। और इसमें 3 6 9 बार 3 3 का डिफरेंस इसमें भी दिख रहा है। ये नेगेटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है। पिको मतलब 10⁻⁻12, नैनो मतलब 10⁻⁹, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, मिली मतलब 10⁻⁻3, सेंटी मतलब 10⁻⁻2, डेसी मतलब 10⁻⁻1, 1 इज इक्वल टू डेका, हेक्टो मतलब 10⁻12, किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻9, मेगा मतलब 10⁻6, गीगा मतलब 10⁻9, और टेरा मतलब 10⁻12। ठीक है, इसका सिंबल को भी आपको पता होना चाहिए। पिको को कैपिटल पी से, नैनो को कैपिटल एन से, माइक्रो को म्यू से, मिली को कैपिटल एम से, सेंटी को कैपिटल सी, डेसी को कैपिटल स्मॉल डी, डेका को डी ए से, हेक्टो को एच से, किलो को कैपिटल की से, मेगा को एम से, गीगा को कैपिटल जी से, और टेरा को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ठीक है, इस लेक्चर में हमने देखा एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैटर की प्रॉपर्टी मतलब क्या? मैटर की कुछ यूनिकनेस, मैटर के पास कुछ अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर की प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 प्रकार की, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो हम फिजिकली देख सकते हैं, उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का चेंज किए बिना उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके एग्जांपल मैंने दिए, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, वो सब क्या है? उसके एग्जांपल है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कुछ केमिकल चेंज करने के बाद जो ऑब्जर्व हम करते हैं, जो हम मेज़र करते हैं, उसको हमने बोला केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके एग्जांपल मैंने आपको दिए हुए हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, उसके क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब इन सभी ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, इसीलिए हम उसको फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। और इन सब फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है। ठीक है, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए उसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तो हमें उसका नंबर पता होना चाहिए और उसका यूनिट पता होना चाहिए। अभी ये यूनिट क्या है? तो जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी क्वांटिटी होती है उसको मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम पसंद करते हैं, चूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, बाद में हमने कुछ सिस्टम की बात की थी, ये मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। लास्ट में हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के ऊपर देखने वाला है कि भाई एसआई सिस्टम क्या है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कब एस्टैब्लिश हुई? तो 1875 में पेरिस में कुछ एस्टैब्लिश हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। हमें ये जो ऐसा यूनिट वाली सिस्टम है उन्होंने हमें 7 बेस यूनिट दिए, उसको हमने फंडामेंटल यूनिट्स बोला। ये हमारे पास उनके फंडामेंटल यूनिट्स मिल गए, उसके सिंबल मिल ऐसा ये जो हमारे बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, इन सब के हमें क्या मिल गए? ऐसा यूनिट मिल गए। इन सभी ऐसा यूनिट का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं?
लास्ट में इस सब जो बेस यूनिट हमें मिल गए और उसका हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर से हम दूसरे भी क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ मैटर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत ही लार्ज होते हैं, तो उसमें उसके यूनिट लिखने के लिए जो बेस यूनिट होते हैं उसके आगे हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। ठीक है ना। ये हमने बता दिया कौन कौन से प्रीफिक्स से कन्वर्जन कैसे होता है, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है। तो ओके, थैंक यू। Like and share my videos with your friends. Also give your valuable comments. Subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.